जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। सो आज है 10 सितंबर 2024 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। सो गाइस, आप में से जो भी स्टूडेंट्स किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या कोई भी स्टेट पीएससी, तो इस लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर सभी वो न्यूज जो कि एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है वो हम लोग कवर करते हैं। इसके अलावा मैं आप लोग को बता दूं कि यूपीपीसीएस की अगर आप तैयारी करना चाहते हो बिल्कुल जीरो से लेकर आपके सिलेक्शन तक, तो ज्ञान सर के पेड कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके यूपीपीसीएस के लिए सबसे नंबर 1 यूपीपीसीएस का पेड बैच है ज्ञान सर का पेड बैच। इसके अलावा ओनली करंट अफेयर्स के नाम से और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से हमारे टेलीग्राम के चैनल है, इनको जरूर आप ज्वाइन करें, और इंस्टाग्राम का पेज है उसको जरूर आप फॉलो करें, क्योंकि यहाँ पर हम लोग गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट्स आपको प्रोवाइड कराते हैं। और आज की क्लास में कौन सी न्यूज को हम लोग जो है वो कवर करने वाले हैं, अगर उसके बारे में हम बात करें तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश के चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल के बारे में बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश बाल विवाह संशोधन विधेयक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर वुमेन सेफ्टी को मजबूत करने के लिए, महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है, ढांचा तैयार किया गया है, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर त्रिपुरा पीस अकॉर्ड के बारे में बात करेंगे, त्रिपुरा शांति समझौता के बारे में। फिर हम डिस्कस करेंगे पूरे दुनिया भर में माइक्रो न्यूट्रिएंट की हम लोग को कमी देखने को मिल रही है, इनएडिक्वेसी देखने को मिल रही है, उस पर चर्चा करेंगे। फिर राष्ट्रीय पोषण माह 2024 के बारे में बात करेंगे। तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आज के, जिनको एक एक करके हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए आइए पहले टॉपिक से शुरू करते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बात हो रही है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2024, बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2024। तो अभी हिमाचल प्रदेश की विधानसभा ने इस कानून को जो है वो पास कर दिया है, मतलब इस बिल को पास कर दिया, अब ये कानून बन जाएगा। इसमें मेन चीज जो है ये है कि महिलाओं की जो मिनिमम शादी की उम्र हुआ करती थी 18 साल, उसको बढ़ाकर 21 साल जो है वो कर दिया है। मिनिमम मैरिज की एज जो है वो 21 साल कर दी है, चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए, बाल विवाह को रोकने के लिए। इन्होंने 2006 में इनका एक कानून था जिसको अमेंड किया, और उसके तहत इन्होंने मेन फोकस रखा है जेंडर इक्वलिटी के ऊपर, क्योंकि मेल की भी शादी करने की उम्र जो होती है वो 21 साल होती है। अब मेल फीमेल दोनों की मिनिमम एज जो है वो शादी करने की 21 साल बताई जा रही है। फिर कुछ अमेंडमेंट के बारे में कुछ और बात करें तो इसके अंदर इन्होंने बालक की एक डेफिनेशन जो है वो फिर से बनाई है, तैयार करी है, रीडिफाइन किया है चाइल्ड की डेफिनेशन को। इसमें कहा है चाइल्ड के अंदर बोथ मेल फीमेल दोनों आएंगे जिनकी उम्र 21 साल से कम की होगी। मतलब इस चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिट करने का जो ये अब नया कानून आया है, बाल विवाह को रोकने का नया कानून आया है हिमाचल प्रदेश के अंदर, उस कानून के तहत बच्चा जो होगा, बालक जो होगा, वो मेल फीमेल दोनों होंगे जिनकी उम्र 21 साल से कम की होगी। तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सबसे पहली चीज तो ये आपको जानना जरूरी है कि ये अनलमेंट पिटीशन होता क्या है, ये रद्दीकरण याचिका होती क्या है। तो देखिए, जब भी किसी की चाइल्ड मैरिज करवा दी जाती है, फोर्सफुली किसी की शादी करवा दी जाती है, तो उसके पास ऑप्शन होता है कि वो उस शादी को जो है वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दे, कोर्ट में जाकर अनलमेंट पिटीशन फाइल करके, रद्दीकरण याचिका को फाइल करके। तो ये कहा गया है कि दोनों ही मेल और फीमेल अब जैसे ही उनकी एज 18 साल की हो जाती है, मेजोरिटी की एज में जैसे ही वो आ जाते हैं, उसके 5 साल के अंदर अंदर वो अनलमेंट जो है वो फाइल कर सकते हैं, यानी कि अपनी शादी को जो है वो रद्द करने के लिए याचिका जो है वो दायर कर सकते हैं कोर्ट में। अब इससे क्या हुआ, इससे मतलब कि ये हो गया कि अब मेजोरिटी की एज मतलब 18 साल की उम्र, तो जब तक कि वो 23 साल की उम्र के नहीं हो जाते, मतलब उससे पहले यानी कि 23 साल की उम्र के होने तक उनके पास ऑप्शन होता है कि अपनी शादी को वो रद्द करवा सके, राइट। अगर उनकी शादी फोर्सफुली करवाई गई हो, राइट, जानबूझकर करवाई गई हो बिना उनकी इच्छा को। नेक्स्ट, फिर इसके अलावा हम लोग को देखने को मिलता है कि सेक्शन 18A इस कानून का इंश्योर करता है कि कोई भी दूसरा कानून या कोई भी ऐसी कल्चरल प्रैक्टिसेस, यानी कि कोई भी ऐसी, जैसे होता है ना कि सांस्कृतिक प्रथाएं जो हम लोग को देखने को मिलती है, परिवारों में होती है, अलग अलग धर्म में होती है, तो ये बोल रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर कोई भी ऐसी सांस्कृतिक प्रथा हो या कोई भी ऐसा कानून हो, वो इस कानून के ऊपर नहीं माना जाएगा। ये मेन कानून है जो चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए बनाया गया है, और इस कानून का पालन जो है वो सभी को करना पड़ेगा। कोई दूसरा कानून इसको किसी भी कीमत पे ओवरराइड नहीं कर सकता है हिमाचल प्रदेश के अंदर। अब एक और आपके लिए समझने वाली बात है, यहां पर हमें देखने को मिलता है कि मैरिज और डिवोर्स, यानी कि विवाह और तलाक,
ये दो ऐसी चीजें हैं जो कि कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आती है। मैं आपको बता दूं, हमारे भारतीय संविधान के अंदर शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट शामिल है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट वो होती है जिस पर यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है। स्टेट लिस्ट वो होती है जिस पर स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है। और कॉन्करेंट लिस्ट, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं समवर्ती सूची, इस पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर जो है वो कानून बनाते हैं। बात समझ में आई? अब मैरिज और डिवोर्स जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है। बट एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, यहां पर आपको एक चीज और समझनी है। आर्टिकल 254, अनुच्छेद 254, इसके तहत क्या होता है ये समझिए। जनरली अगर सेम कानून, जैसे मैरिज को लेकर अभी हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं कि मैरिज को लेकर अगर हिमाचल प्रदेश ने जो है वो ये कानून बना दिया कि मिनिमम मैरिज की एज जो होगी वो 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कर दी गई है, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अभी तक इस पर नहीं आई है, राइट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है वो इससे रिलेटेड कानून नहीं बनाया है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर कभी टकराव हो जाता है इस स्टेट गवर्नमेंट के कानून के साथ, तो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून माना जाएगा। बट इसमें एक एक्सेप्शन है जो कि ज्यादा लोगों को पता नहीं होता है, जो आपको अब से पता लग जाएगा। एक्सेप्शन ये है कि अनुच्छेद 254 जो है हमारे भारतीय संविधान का, उसके तहत अगर हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट, हमारे राष्ट्रपति अगर कह देते हैं कि नहीं, राज्य का कानून जो है वो स्वीकार किया जाएगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का के बनाया गया जो कानून है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा और राज्य सरकार का बनाया गया कानून जो है वो एप्लीकेबल होगा। तो ये फैक्ट ध्यान में रखिएगा, राज्य सरकार को पावर तब मिलती है जब प्रेसिडेंट अपना अप्रूवल दे देते हैं। बट इन प्रैक्टिस ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से ये चीज पढ़ी है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज ऑनरेबल प्रेसिडेंट, कि हमारा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसके हेड होते हैं हमारे प्रधानमंत्री, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। वो किसको एडवाइस करते हैं? प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट उनकी एडवाइस पर काम करते हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि प्रेसिडेंट शायद जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के विरुद्ध चले जाए, राइट। बट ठीक है, बट फिर भी आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये प्रोविजन रखा हुआ है, बट इन प्रैक्टिस ऐसा होता नहीं है, ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश का जो बिल ये लाया गया है, इसके अंदर अलग अलग मिनिमम मैरिज एज जो है वो हम लोग को देखने को मिल रही है, जो कि सेंट्रल बिल से अलग है, सेंटर के कानून से अलग है। इसलिए गवर्नर जो है, इन्होंने इस बिल को जो है वो रिजर्व करके रखा है प्रेसिडेंट को दिखाने के लिए, प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए, राइट। नेक्स्ट, आर्टिकल 254 क्लॉज 2, अगर प्रेसिडेंट अपना एसेंट दे देते हैं, मंजूरी दे देते हैं, तो स्टेट लॉ जो है वो लागू हो जाएगा सेंट्रल लॉ के ऊपर हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो अभी के लिए कानून तो ये लेकर आ गए हैं, पास भी हो गया है, बट ऑनरेबल प्रेसिडेंट के अप्रूवल की आवश्यकता है। अब देखो, कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा कुछ चिंताएं जो है व्यक्त की गई, मुद्दे उठाए गए। कुछ लोगों का तर्क यह है कि विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाने से युवा वयस्कों यानी कि एडल्ट जो है, इन पर माता पिता का नियंत्रण मजबूत हो सकता है, खासकर पितृसत्तात्मक परिस्थितियों में जहां माता पिता कानून का दुरुपयोग करके परिवार की इच्छा के विरुद्ध विवाह करने वाली बेटियों को दंडित कर सकते हैं। तो ये चीज भी हम लोग को जो है वो देखने को मिल सकती है कि माता पिता का नियंत्रण जो हम लोग को देखने को मिलेगा यंग अडल्ट्स के ऊपर, वो और जो है वो स्ट्रेंथन हो जाएगा मिनिमम एज को बढ़ाने से, राइट। अब देखो, कई बार ऐसा होता है ना कि भाई अपनी इच्छा से कोई व्यक्ति किसी से शादी करना चाहते हैं, राइट। अब 21 साल की उम्र होगी तो दे हैव टू वेट टिल 21 ईयर्स, तभी वो फिर लीगली मैरिज कर पाएंगे, उससे पहले नहीं कर पाएंगे। तो उसका मतलब ये है कि उस समय तक पेरेंट्स जो है वो हो सकता है उनका रोका करा दे, मैरिज तो नहीं हो रही है बट रोका वगैरह तो हो सकता है, यस, एंगेजमेंट वगैरह तो हो सकती है, जिसको अपन बोलते हैं कि भाई स्टार्टिंग में रही करके फिक्स जो है वो कर दिया कि शादी जो है वो फिक्स हो गई। इससे क्या होगा, इससे जो यंग अडल्ट्स हैं वो अपनी इच्छा के विरुद्ध जो है वो शादी नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज है। बट हालांकि मेरी पर्सनल एडवाइस तो सभी को ये रहती है कि आपको अपने पेरेंट्स से कंसल्ट करके ही शादी जो है वो करनी चाहिए, बिकॉज आपके पेरेंट्स ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, उन्होंने दोनों नहीं, मदर फादर दोनों ने ही एक व्यक्ति के साथ अपना पूरा जीवन बिताया और आपको इतना बड़ा किया है ना, तो उनको ज्यादा एक्सपीरियंस है कि पूरा जीवन किस तरीके से बिताया जाता है। क्योंकि मैरिजेस बोलते हैं ना कि मैरिज सिर्फ दो लोगों की बातचीत नहीं है, पूरे दो परिवार की बातचीत है ना, दो परिवारों का संबंध है। तो इट हैपन समटाइम्स, लोग जो है वो जल्दबाजी में शादी तो कर लेते हैं कि नया नया इश्क हुआ, नया नया प्यार हुआ, चलो शादी कर लेते हैं, बट बाद में फिर डिवोर्स और जिंदगी भर पछताते हैं। लव मैरिज में भी सेम चीज होती है, अरेंज मैरिज में भी होती है, राइट। तो आजकल बड़ी स्थिति खराब है, तो इसलिए पहले तो पेरेंट्स की सलाह जो है वो लेनी चाहिए
स्पेशली मैरिज जैसे की अगर बात आती है तो, राइट। एनीवेज, तो बाकी आप समझदार है, अपन वापस टॉपिक पे आते हैं। अब कुछ आलोचक जो है, कुछ क्रिटिक्स जो कर रहे हैं इस बिल की, वो ये भी कह रहे हैं कि भैया इससे जो पिछड़े वर्ग की जो महिला है, मार्जिनलाइज कम्युनिटी की जो महिला है, वो बुरी तरह से अफेक्ट होंगी। कैसे होंगी, क्यों बोल रही है, इस चीज को गहराई से समझो। देखो क्या होता है गाइस, जो पिछड़ा वर्ग जो होता है ना, वो कोशिश करता है कि बच्चियों की शादी जल्द से जल्द करवा दे, राइट। अब देखो जो एडवांस लोग हैं, राइट, जैसे कि आप लोग तैयारी कर रहे हो सिविल सर्विसेज की, राइट, अलग अलग एग्जामिनेशन की, करियर में आगे बढ़ना चाह रहे हो, तो आपके लिए आपका करियर इज वेरी इंपॉर्टेंट रेदर देन मैरिज, यस। बट अगर हम बात करें पिछड़े वर्ग के लोगों की, राइट, तो अभी भी जो बैकवर्ड लोग हैं, मार्जिनलाइज लोग हैं, इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि एक एज के बाद तुरंत शादी कर ली जाए। ठीक है, जरूरी भी होता है, राइट, जरूरी भी होता है, बट करियर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यू गाइस नो, आज के जमाने में अगर आपको जीना है, डेवलप होना है, तो आपके पास एक अच्छी वेल जॉब होनी चाहिए। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आपको बड़ी दिक्कतें आएंगी। कम ऑन से यस और नो, यस। आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का जो है वो सामना करना पड़ेगा अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है तो। ये बात आप समझते हैं। और जो अपर मिडिल क्लास की जो लोग हैं, उनको बहुत अच्छे से पता होता है, और रिच लोगों की तो बात ही नहीं करते अपन, उन लोगों को तो पता ही है। इसलिए वहां पर शादी जो होती है वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही की जाती है। आज भी है, मेरी भी काफी सारी फ्रेंड्स है 30-35 जिनकी एज है, राइट, अभी तक उनकी शादी नहीं हुई है। दे आर जस्ट परस्यूइंग देयर करियर, वो फोकस कर रहे हैं अपने करियर के ऊपर, और उनके पेरेंट्स भी उनको कोई प्रेशराइज जो है वो नहीं कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज दे नो इट वेरी वेल यार, कि शादी करोगे आप तो ऑब्वियस ही बात है कि एक परिवार को चलाने के लिए यू नीड मनी। कभी भी घर में कोई प्रॉब्लम आएगी तो यू नीड मनी, तो यू हैव टू बी स्टेबल। आपको स्टेबल होना पड़ेगा, अपने टांगों पे खड़ा रहना जरूरी है, यस। बट ये प्रॉब्लम होती है पिछड़े वर्ग के लोगों में, जहां पर पिछड़े वर्ग के लोग ज्यादा उस बात पर ध्यान देते हैं कि चार लोग क्या बोलेंगे, देखो अभी तक लड़की की शादी नहीं हुई। और जो थोड़ा सा माइंडसेट जिसका हाई होता है, वो ये नहीं सोचता है। वो सोचता है अरे वाह, मेरी लड़की तो यार करियर में आगे बढ़ रही है, मेरी लड़की तो तैयारी कर रही है। बट हाँ, अभी भी हाई क्लास में भी ये इश्यूज हैं कुछ कुछ जगहों पर। बट अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, सोशल स्ट्रक्चर की, सामाजिक स्ट्रक्चर की, हमारे देश में, तो जो पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, तो वो थोड़ा सा ज्यादा इस सामाजिक एक्टिविटी पर ज्यादा फोकस करते हैं कि भाई समाज क्या बोलेगा, राइट। अब इस बिल के अंदर एक और प्रॉब्लम है। एक तो ये भाई ये वाली प्रॉब्लम हमने देख ली, दूसरी प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है लीगल इश्यूज भी। अब आप देखिए काफी सारे ऐसे लीगल इनकंसिस्टेंसी है, कानूनी असंगतियां उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे कि 18 वर्ष की आयु से सहमति से यौन संबंध बनाने की अनुमति देना, जबकि उसी समय विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष हो जाना। सोचिए कि आप अगर अलाउ कर रहे हो कंसेंशुअल सेक्स 18 साल की उम्र से, और मैरिज जो है वो कर रहे हो 21 ईयर्स की उम्र में, राइट, तो बहुत कॉम्प्लेक्स इशू हम लोग को देखने को मिलेगा, राइट। और भी बड़ी सारे इश्यूज होंगे, बहुत सारे केसेस फाइल हो सकते हैं कि इन्होंने शादी का प्रॉमिस करके जो है वो हमारे साथ जो है फिजिकल रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट कर लिया। हो सकता है कि नहीं हो सकता? यस, धोखा दिया फिर उसके बाद, ऐसे कितने सारे केसेस आ सकते हैं। तो ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिल रही हैं। अब कुछ कुछ चीजें भी ऐसी हैं, अगर आप मैरिजेबल एज अगर बढ़ा दोगे महिलाओं की, राइट, और मेन के साथ अलाइन उनको कर दोगे, तो इसमें आप जेंडर इक्वलिटी तो प्रमोट कर रहे हो, यस। और इसमें यह भी होगा कि अर्ली एज प्रेगनेंसी रिड्यूस होगी, जिससे कि मैटरनल और इन्फेंट की हेल्थ इंप्रूव होगी। ये बात भी बहुत अच्छी है इस कानून के अंदर कि भाई बच्चे और माँ दोनों की हेल्थ इंप्रूव होगी, क्योंकि अगर अर्ली एज में प्रेगनेंसी हो जाती है तो महिला और बच्चे दोनों खतरे में होते हैं, राइट। बट कुछ एविडेंस सजेस्ट ये करते हैं कि इसका सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर के साथ भी इसका लिंक हम लोग को देखने को मिलता है, रेदर देन एज ऑफ मैरिज अलोन। भाई अगर आप, ठीक है, एक समय के बाद अगर मैरिज कर रहे हो, उसके बाद अगर आप प्रेग्नेंट हो रहे हो, बट अगर आपका खान पानी अच्छा नहीं है, न्यूट्रिशन प्रॉपर इंटेक नहीं है, मेंटल आपको स्ट्रेस है घर के अंदर, राइट, तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर मदर और बेबी दोनों की हेल्थ जो है वो गड़बड़ रहेगी। तो ये भी कहा जा रहा है, बट ठीक है, इससे एक फायदा तो ये है कि हाँ, मदर और बेबी दोनों की हेल्थ जो है वो बेहतर होगी मैरिज, क्योंकि अर्ली प्रेगनेंसी जो है वो कम हो जाएंगी, राइट। अर्ली एज प्रेगनेंसी जो 21 साल के बाद ही होंगी उसके बाद, क्योंकि शादी 21 साल को होगी। एनीवेज, आगे की जो है वो चर्चा करें। कुछ और क्रिटिसिज्म हम लोग को देखने को मिल रहा है। अगर आप सिर्फ शादी की एज जो है वो बढ़ा दोगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अर्ली मैरिजेस को जो है वो कम कर दिया, राइट। और भी काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि डाउरी के प्रेशर हम लोग को देखने को मिलते हैं, इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। तो आपको जो है पूरी सोसाइटी के अंदर जो है वो रिफॉर्म करने की आवश्यकता है, समाज में बहुत अच्छे सुधार करने की आवश्यकता है, अगर आपको ट्रू जेंडर पैरिटी जो है वो अचीव करनी है। तो अगर आपको वाकई में जो है वो
सही मायने में लैंगिक समानता हासिल करना है तो आपको सामाजिक आर्थिक सुधार की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट, 2008 की लॉ कमीशन की रिपोर्ट और 2018 की नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट ने ये प्रपोजल जो है वो रखा है कि आप जो है वो एक यूनिफॉर्म एज जो है वो 18 साल कर दो दोनों जेंडर्स की, राइट। और इसको यूनाइटेड नेशन की बॉडीज के द्वारा भी सपोर्ट किया गया है। तो देखो, सभी लोग 18 साल कॉमन उम्र रखने की बात कर रहे हैं, बट हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो है वो इसको 18 से बढ़ाकर महिलाओं के लिए 21 कर दिया और मेल के लिए तो 21 है ही। तो हमें आज की डेट में मेनली सामाजिक सुधार की आवश्यकता है, लोगों के माइंडसेट को चेंज करने की आवश्यकता है, राइट। अगर जहां पर लोगों का माइंडसेट चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली ये दुनिया जो है वो चेंज हो जाएगी। वो बोलते हैं ना कि छोटी सोच का व्यक्ति हमेशा जो है वो छोटा ही सोचेगा, बड़ी सोच का व्यक्ति ब्रॉड तरीके से दुनिया को जो है वो देखेगा। यस, तो बस वही है, सोच का जो है वो फर्क है। अब ये सब चीजें खत्म होगी अवेयरनेस के थ्रू, जागरूकता के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू, सशक्तिकरण के थ्रू, राइट। तो ये पूरा ओवरऑल टॉपिक था गाइस। मैं उम्मीद करता हूं मैंने जो चीज अभी आपको पढ़ाई है इस कानून से रिलेटेड और काफी सारे फैक्ट्स बताए हैं जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अगर आ गए हैं तो लाइक का बटन जरूर हिट करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कानून के बारे में बात करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत समय से डिमांड की जा रही थी कि वेस्ट बंगाल जो है वो एक्शन ले। फाइनली वेस्ट बंगाल ने एक एक्शन लिया है, एक कानून को जो है वो पास कर दिया। आपको ऑलरेडी पता है वेस्ट बंगाल का भी एक इंसिडेंट हुआ था, राइट। एक मेडिकल कॉलेज के अंदर रेप और मर्डर का इंसिडेंट हम लोग को देखने को मिला, जिसके कारण ये आवश्यकता पड़ गई कि और भी स्ट्रिक्ट कानून जो है वो लाया जाए और जल्दी से जल्दी कार्रवाई पूरी करने पर फोकस किया जाए, जिससे कि आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिले जो रेप और महिलाओं के अगेंस्ट क्राइम के केसेस में इन्वॉल्व रहते हैं। और मेरा मानना तो भाई ऐसा है कि ऐसे जो रेपिस्ट है ना, ऐसे जो क्रिमिनल्स हैं, इनको पब्लिक के हवाले कर देना चाहिए, वो भी लाइव स्ट्रीमिंग में, जिससे कि दूसरे लोग जो ये सोचते हैं ना किसी महिला का रेप करने के बारे में भी या गलत विचार अपने दिमाग में रखते हैं, तो उन लोग को सालों को पता लग जाए कि बेटा अगर ये हरकत करोगे तो ऐसा होगा। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, आपका क्या ओपिनियन है कि भाई किस प्रकार की सजा मिलनी चाहिए रेपिस्ट को? कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखकर बताइएगा, राइट। और मतलब जल्दी से जल्दी कार्रवाई करो और सजा दो और बिल्कुल दिखाओ कि जो भी रेपिस्ट है उसको इस तरीके की सजा मिलती है, जिससे कि दूसरा व्यक्ति महिलाओं के अगेंस्ट इस प्रकार के आरोप करने से पहले 100 बार सोचे। इस प्रकार के क्या, किसी भी प्रकार के आरोप करने से पहले 100 बार सोचे, 1000 बार सोचे। जब लोग डरेंगे ना कि स्ट्रिक्ट कानून से, तभी क्राइम नहीं होगा। इसलिए इसलिए पता नहीं क्यों ज्यादातर लोग बोलते हैं कि अरेबिया के कानून जो है वो ज्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि वहां पर ओपन एग्जीक्यूशन होता है, लोगों को पता है कि जो गलती करेंगे सजा बहुत खतरनाक होने वाली है। वो डर है, इसलिए लोग सजा करने से पहले 50 बार सोचते हैं। यहाँ पर तो पता है कि बेल मिल जानी है, यहाँ पर तो पता है कि अरे छूट जाएंगे, वकील मैनिपुलेट कर देगा चीजों को। वहां पर बिल्कुल स्ट्रिक्ट है चीजें। हमारे यहाँ भी अब स्ट्रिक्ट करने की अब आवश्यकता आ गई है। तो अब हम आते हैं इस बिल के ऊपर, जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, कि भाई वेस्ट बंगाल के अंदर ये जो कानून लाया जा रहा है क्या बोलता है ये कानून, क्या क्या करेगा ये कानून। तो पहली चीज तो इसके अंदर ये है कि ये संशोधन कर रहे हैं, अमेंडमेंट कर रहे हैं भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और पॉस्को के कानून में, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 के कानून में चेंजेस करना है। और ये और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट जो है वो बना रहे हैं, किसको? सेक्सुअल ऑफेंसेस के केसेस को, पनिशमेंट को स्ट्रिक्ट बनाया जा रहा है और इंश्योर किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी जुडिशियल प्रोसीडिंग कंप्लीट हो, कार्रवाई जो है वो जल्दी से जल्दी फिनिश हो। तो इस पर मेन फोकस इनका है। तो पहली चीज तो ये अमेंडमेंट किया जा रहा है, संशोधन किया जा रहा है इन चीजों का जो मैंने अभी आपको बताया। और जो भी क्राइम होता है किसी भी प्रकार का महिला और बच्चों के अगेंस्ट, सबके सब इसके अंदर इंक्लूडेड है, और सभी एज ग्रुप की महिला और सभी एज ग्रुप के बच्चे। अब बच्चों की तो एज ग्रुप आपको पता है 18 ईयर्स तक के हम लोग को देखने को मिलती है। नेक्स्ट, आगे की बात करें, कैपिटल पनिशमेंट है रेप के लिए, यानी कि कैपिटल पनिशमेंट बोले तो डेथ पेनाल्टी। अगर कोई बलात्कार करेगा तो उसको मृत्यु दंड जो है वो दिया जाएगा। सीधी बात, नो बकवास, बहुत बढ़िया। और मैं तो कहता हूं लाइव मृत्यु दंड दो कि सभी को दिखे कि इस तरीके की चीजें होती है। और मिनिमम रेप के लिए जो है वो इम्प्रिजमेंट जेल जो है वो सेट की गई थी 10 साल, और गैंग रेप और रिपीट ऑफेंसर के लिए 20 ईयर्स जो है वो की गई थी। अब ये कह दिया कि आजीवन कारावास जो है वो दिया जाएगा। अच्छा, मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए कि रेप जो है उसमें महिला की, इसमें कहा जा रहा है कि डेथ पेनाल्टी कैपिटल पनिशमेंट उसी को दी जाएगी कि महिला की अगर डेथ हो जाती है या महिला की स्थिति बहुत ही खतरनाक हो जाती है, जिसमें वो कोमा वगैरह में चली जाती है, वेजिटेटिव स्टेट में चली जाती है, राइट। तो उसमें उस जो अपराधी है उसको डेथ पेनाल्टी मिलेगी, बट बाकी दूसरे केसेस में अपराधी को 10 साल की सजा, गैंग रेप के केस में
20 साल की सजा। अरे भैया, रेप रेप होता है, किसी भी तरीके का हो। बोलो ना, एक शब्द में बोलो। मेरा मानना यह है कि सबको डेथ पेनाल्टी देनी चाहिए, जिसने रेप किया सबको डेथ पेनाल्टी, सबको A to Z। हाँ, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद, क्योंकि इसमें फॉल्स केसेस भी आ सकते हैं बहुत सारे, किसी को फंसाया जा सकता है अलग अलग तरीकों से। तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होने के बाद हर एक रेप केस के आरोपी को मिलनी चाहिए डेथ पेनाल्टी। क्या कहना है आपका, नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताओ। तो ध्यान में रखने के लिए एक चीज तो ये आपको ध्यान में रखनी है कि जो डेथ पेनाल्टी उसी को मिलेगी जिसमें जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, उनकी मृत्यु हो जाती है या वो कोमा में चली जाती है। और मिनिमम 10 साल की सजा किसी रेपिस्ट को मिलेगी, और मिनिमम गैंग रेप के केसेस में या रिपीटेड ऑफेंस के केस में सजा 20 साल तक की है, और वो लाइफ इंप्रिजमेंट यानी कि आजीवन कारावास तक की हो सकती है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज इस कानून के अंदर जो लाई जा रही है, वो ये कहा गया कि 21 दिन की डेडलाइन दी गई है रेप के इन्वेस्टिगेशन के लिए। मतलब ये कहा है कि 21 दिन के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन पुलिस कंप्लीट कर ले, और ट्रायल जो है, यानी कि जो जजेस जो है जब वो ट्रायल करते हैं, यानी कि कोर्ट के अंदर जो पूरी कार्रवाई चलती है, वो 30 दिन के अंदर अंदर समाप्त होनी चाहिए, चार्जशीट प्रस्तुत होने के 30 डेज के अंदर अंदर। और जिससे कि टोटल ये मान के चलो कि 30 दिन प्लस 21 दिन में कंप्लीट सामने वाले आरोपी को जो है वो, या अपराधी को जो है वो सजा मिल जानी चाहिए। इसमें यह भी कहा है, अगर कोई सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, उनको लगता है कि हाँ भाई थोड़ा सा टाइम और एक्सटेंड करना चाहिए, तो 15 दिन का एक्सटेंशन एक्स्ट्रा दिया जा सकता है। तो 21 प्लस 30 प्लस 15, तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। और 52 स्पेशल कोर्ट जो है वो सेटअप किए जाएंगे जो जल्दी से जल्दी केसेस को रिजॉल्व कर सकें। तो ये सब चीजें होने वाली है वेस्ट बंगाल के अंदर, जो थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। अपराजित टास्क फोर्स, एक स्पेशल टास्क फोर्स जो है, जिसको डीएसपी जो है वो लीड करेंगे, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है वो लीड करेंगे, जो बनाई जाएगी, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इन्वेस्टिगेशन करेगी सेक्सुअल क्राइम्स को। इसके अलावा फीमेल ऑफिसर्स भी जो है वो इन्वेस्टिगेशन को देखेंगी जहां पर पॉसिबल हो। और जो रिपीट ऑफेंडर्स जो होते हैं, जो बार बार जो है वो इस प्रकार की अपराध जो है वो करते हैं, उनको स्ट्रिक्ट पेनाल्टी जो है वो दी जाएगी। डेथ पेनाल्टी की भी पॉसिबिलिटी एक्सट्रीम केस में देखने को मिलेगी। मेरा मानना है तो हर केस में भाई, हर रेप के केस में डेथ पेनाल्टी दो, तब जाकर जो है वो समझ में आएगी इन लोगों को। फिर इसके अलावा विक्टिम आइडेंटिटी को प्रोटेक्शन दी जाएगी। ये इंश्योर किया जाएगा कि भाई लीगल प्रोसीडिंग के दौरान, यानी कि जब कानूनी कार्रवाई चल रही है, उस दौरान जो पीड़ित है उसकी जो आइडेंटिटी है उसको गुमनाम रखा जाए, उसको पब्लिक ना किया जाए। और अगर किसी ने कोर्ट की कार्रवाई के चलते दौरान, किसी भी न्यूज़पेपर पब्लिशर ने, किसी भी इंडिविजुअल ने, किसी भी यूट्यूबर ने, किसी ने भी अगर उस विक्टिम, उस पीड़ित की आइडेंटिटी रिवील करने की कोशिश करी कोर्ट की कार्रवाई चलते दौरान, तो जिसने ये पब्लिश किया है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, उसको 3 से लेकर 5 साल तक की सजा होगी। तो ये फैक्ट भी ध्यान में रखना। और इसके अलावा यह भी कहा गया है कि अगर पुलिस और मेडिकल प्रोफेशनल किसी भी प्रकार का डिले करते हैं, किसी भी प्रकार की लापरवाही करते हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान या मेडिकल टेस्ट के दौरान, तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। और जानबूझकर अगर एविडेंस को जो है वो नष्ट करने की कोशिश की गई या टेम्पर यानी कि छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई, तो भी ऑफिशियल्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। अब इस कानून को लेकर कुछ हम लोग को प्रॉब्लम्स, चुनौतियां भी देखने को मिल रही हैं। इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी कि भाई क्रिमिनल लॉ जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है। अब देखो, आपको पता होना चाहिए कि हमारे भारतीय संविधान के 7वें शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट आती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट जिसमें कानून जो है बनाती है केंद्र सरकार, स्टेट लिस्ट जिसमें कानून बनाती है राज्य सरकार, और कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। अब क्रिमिनल लॉ जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है। और इवन आपको अगर मतलब जहां पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून बनाया और स्टेट गवर्नमेंट ने कानून बनाया, तो जो कौन सा कानून मान्य होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा अगर दोनों कानून के बीच में किसी प्रकार का कोर्ट में टकराव होता है। बट अगर हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट लिखित में यह चीज मेंशन कर दे दें कि राज्य सरकार का कानून ही मान्य होगा, तो उस समय केंद्र सरकार का कानून मान्य नहीं होता है। बट एक्चुअल इन प्रैक्टिस ये चीज होती नहीं है। तो यहां पर एक टकराव जो है वो हो सकता है। इससे पहले भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था
वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था 1964 का, जिसमें यह कहा गया था कि भाई सेंट्रल लॉ ही केंद्रीय कानून जो है वो मान्य होंगे। तो इसीलिए हम लोग को कई ये चीज देखने को मिल सकती है कि ये वाला मतलब वेस्ट बंगाल के द्वारा बनाया गया ये कानून प्रॉपर तरीके से मान्य हो या ना हो, अब आगे चल के वो देखा जाएगा। बट मेरे हिसाब से तो और भी स्ट्रिक्ट जो है वो इस बिल के अंदर जितनी चीज मेंशन थी उसमें और भी स्ट्रिक्टनेस जो है वो लानी चाहिए थी रेप के केसेस में। आपको क्या लगता है? आप अपना ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स पर जो है वो जरूर लिखकर बताइएगा। नेक्स्ट आगे की चर्चा करते हैं। तो भाई अनरियलिस्टिक टाइम फ्रेम है यार, 21 दिन के अंदर कैसे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो सकती है? ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स इशू होता है रेप का। हर किसी को उठाकर रेप के ऊपर अपन रेप का आरोप नहीं लगा सकते ना। तो इन्वेस्टिगेशन सटीक करनी पड़ेगी। अगर जल्दबाजी में चीजें करेंगे तो चीजें खराब भी हो सकती है, ये भी एक इशू है। कोर्ट के ऊपर ऑलरेडी इतना बर्डन है, ऊपर से कोर्ट को कह दिया कि आप 30+15 डेज में जो है वो पूरे मामले को रद्द करो, तो ये तो दिक्कत वाली कहानी भी हो सकती है, ये पॉसिबल ना हो पाए। तो इसलिए बोल रहे हैं कि अनरियलिस्टिक टाइम फ्रेम है, कोर्ट के ऊपर ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड है, राइट। जो आरोपी है उसके अधिकार की अगर हम बात करें, राइट्स के बारे में बात करें, तो लीगल सिस्टम ये इंश्योर करता है कि आरोपी के ऊपर भी फेयर ट्रायल जो है वो चलना चाहिए, जो कि प्रोसीडिंग को हो सकता है कि डिले करे, क्योंकि वो अपील भी करेगा, पेटिशंस भी लगाएगा, राइट। तो ये कहानी हम लोग को देखने को मिल सकती है। तो आगे क्या करना है? तो आगे कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क बनाओ भाई, राइट, प्रॉपर तरीके से, और स्ट्रिक्ट कार्रवाई करने को लेकर चीजों पर फोकस करो, और टेक्नोलॉजी का उपयोग करो ज्यादा से ज्यादा, राइट। और देखो यार, मेरे हिसाब से तो अगर अथॉरिटीज और ऑफिशियल सही तरीके से सही समय पर अगर काम अपना फिनिश कर देना, तो चीजें आधी से ज्यादा 50% से ज्यादा चीजें तो रिजॉल्व हो ही जाती हैं। एनीवेज, तो आपका क्या कहना है? ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आया है तो लाइक का बटन जरूर हिट करिएगा, और आपकी ओपिनियन भी नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइएगा। अब बात करेंगे त्रिपुरा के शांति समझौते के बारे में। एक नया पीस एग्रीमेंट, एक नया शांति समझौता सेंट्रल गवर्नमेंट, त्रिपुरा गवर्नमेंट और जो इंसर्जेंट ग्रुप्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, जो विद्रोही समूह जो हैं त्रिपुरा के अंदर, तो अब ये विद्रोही समूह ये बोल रहे हैं कि हम विद्रोह नहीं करेंगे, हम किसी भी प्रकार का वायलेंस, किसी प्रकार की हिंसा जो है वो त्रिपुरा में नहीं करेंगे। उसको लेकर एक एग्रीमेंट अभी नया आया है। इस एग्रीमेंट को आइए हम लोग समझते हैं। 328 से भी ज्यादा काडर नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स के, ये अब बोल रहे हैं कि ये सरेंडर करेंगे और दोबारा से अपने आप को सोसाइटी में लाएंगे, राइट। एकीकृत होने के लिए तैयार हो रहे हैं कि हम फिर से जो है वो सोसाइटी में, समाज में जो है वो शामिल होने वाले हैं। मतलब सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो ये 328 से भी ज्यादा जो ग्रुप्स हैं, राइट, इंसर्जेंट्स के, किन लोगों के? इंसर्जेंट्स के, जिनको विद्रोही समूह हम लोग बोलते हैं, इनके जो ग्रुप्स हैं ये अब बोल रहे हैं कि हम शांति करना चाहते हैं, हम सरेंडर करना चाहते हैं, आत्मसमर्पण करना चाहते हैं, और अब हम समाज के साथ रहना चाहते हैं शांतिपूर्वक। और ये एग्रीमेंट जो है, ये बहुत समय से जो इशू चल रहा है त्रिपुरा के अंदर, हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं और जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, ये विद्रोही समूह हैं, इनके बीच में जो लड़ाइयां हो रही हैं, लगातार एक दूसरे में मतलब किलिंग्स हो रही हैं, तो अब ये बंद हो जाएगी, और एक शांति का माहौल हम लोग को हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया पर देखने को मिलेगा। ये एग्रीमेंट जो है ये स्टेबिलिटी लेकर आएगा, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर डेवलपमेंट हम लोग को देखने को मिलेंगे। तो इस एग्रीमेंट के अंदर मेनली 3 चीजें हम लोग को देखने को मिल रही है। सबसे पहली चीज तो जो ये हम लोग को 328 से भी ज्यादा कार्डर्स देखने को मिल रहे हैं, यानी कि जो ग्रुप्स देखने को मिल रहे हैं इंसर्जेंट्स के, तो ये बोल रहे हैं कि हम आत्मसमर्पण करेंगे, अब अपने हथियार जो है वो त्याग देंगे, और ये दोबारा से अपने आप को जो है वो समाज में शामिल करने की बात कर रहे हैं कि अब हम समाज में शामिल होंगे, और हमें किसी भी प्रकार की अब वायलेंट एक्टिविटी नहीं करना है, हिंसक किसी भी तरीके से एक्टिविटी नहीं करना है, हिंसक गतिविधि अब ये नहीं करेंगे। दूसरा, अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से ये चीज सामने आई कि एक फाइनेंशियल पैकेज बनाया जाएगा 250 करोड़ रुपए का, राइट, जो किस पर्पस के लिए होगा? त्रिपुरा के अंदर जो आदिवासी समुदाय है उनको सपोर्ट करने के लिए, जिससे कि ये जितने भी इंसर्जेंट्स हैं जो दोबारा से सोसाइटी में शामिल होंगे, समाज में शामिल होंगे, तो उनके सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो है ये लाया जाएगा, और सोसाइटी के लिए अल्टीमेटली वहां पर त्रिपुरा में डेवलपमेंट हो, इसके लिए ये 250 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए जाएंगे। तो ये चीज यहां पर बताई गई है। तीसरी चीज यहां पर जो है ये कह रहे हैं कि ये अकॉर्ड जो है बहुत समय से प्रयास किया जा रहा था, 2014 से प्रयास हो रहा था लगातार
और ये 12वीं बार बैठक, 12वीं बार सेटलमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। और इससे पहले भी 2020 में ब्रू अकॉर्ड हम लोग को देखने को मिला, 2021 में कार्बी पीस अकॉर्ड हम लोग को देखने को मिला आसाम के अंदर। तो ऐसे ऑलरेडी एग्रीमेंट हम लोग को जो है वो देखने को मिले हैं। अब आगे की जो है वो चर्चा करें, इनके बारे में थोड़ी सी हम लोग बात करें। नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के बारे में, NLFT के नाम से इनको हम लोग जानते हैं। तो 1989 में इसको बनाया गया था। इन लोगों का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि इन्हें एक इंडिपेंडेंट त्रिपुरा चाहिए, राइट। और आर्म्ड स्ट्रगल के थ्रू ये चाह रहे थे। किसके थ्रू? ये चाह रहे थे कि इनको स्वतंत्र करना है त्रिपुरा को, किससे? भारत से, राइट। और उसके लिए ये इन्होंने सशस्त्र संघर्ष किया, मतलब आर्म्ड स्ट्रगल किया। और यहां पर हम लोग को इस ग्रुप के अंदर कुछ वीकनेस देखने को मिली। इस ग्रुप के अंदर जो मेंबर्स थे उनके रिलीजन अलग अलग थे, राइट। और भी उनके जो सोचने का तरीका, राइट, वो सब अलग अलग था। कल्चर्स इनके डिफरेंट थे। तो उसके कारण से ये ग्रुप जो है वो टूट गया। बट टूट कर भी काफी ज्यादा एक्टिव था, स्पेशली बांग्लादेश के अंदर हम लोग को देखने को मिला। इसकी एक्टिविटी जारी थी। फिर ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स, ये 1990 में बनाया गया। और ये बेसिकली कौन लोग थे? ये इलीगल माइग्रेंट्स थे, जो त्रिपुरा के अंदर जो है वो चाह रहे थे कि इनकी एक जनजाति समुदाय जो है वो दोबारा से बरकरार हो जाए। और दोनों ही ग्रुप्स को जो है वो बैन कर दिया गया 1997 में उआपा के तहत, यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के तहत। तो ये कुछ फैक्ट्स है इन इंसर्जेंट ग्रुप के, जिसको आपको ध्यान में रखना है। अब ये जो पीस अकॉर्ड जो हो रहा है, ये शांति समझौता जो हुआ है, इसके क्या महत्व होंगे? तो एक तो इस क्षेत्र में शांति आ जाएगी। इसमें हम लोग को जो है वो देखने को मिलेगा कि जितने भी पुराने जो इंसर्जेंट्स हैं, ये विद्रोही जो हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, तो इनको गवर्नमेंट स्कीम्स का फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। इनको वोकेशनल ट्रेनिंग मिलेगी, जिससे कि स्किल्स ये लोग अपने अंदर डेवलप करेंगे और बेसिकली अपने और समाज के उद्धार के लिए जो है वो काम करेंगे। फिर डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, स्पेशली ट्राइबल पॉपुलेशन में त्रिपुरा की, राइट। जनजाति समुदाय में 250 करोड़ के पैकेज से इनको काफी फायदा मिलने वाला है, डेवलपमेंट काफी होगा। इनके कल्चर जो है वो दोबारा से प्रिजर्व जो है वो हो जाएंगे, सांस्कृतिक संरक्षण होगा यहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटी का। अब क्यों हो रही थी इंसर्जेंसी त्रिपुरा के अंदर, ये भी आपको समझना जरूरी है कि भाई क्या ऐसा हुआ कि जिसके कारण से ये लोग चाह रहे थे कि भाई इनको अलग होना है। तो अब देखो यार, जिस समय हमें देखने को मिला कि ईस्ट पाकिस्तान था, 1971 का जब युद्ध होता है तब बांग्लादेश ये बन जाता है। तो वहां से काफी सारे लोग जो है वो भागकर त्रिपुरा में आए। और जब ये लोग त्रिपुरा में आए, लार्ज माइग्रेशन हुआ, काफी सारे लोग बांग्लादेश से भागकर यहाँ पर आए। तब उस समय ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर कोई और कल्चर था, तो इनके कल्चरल मिक्स हुआ तो कॉन्फ्लिक्ट हुआ। फिर इनने बोला कि नहीं भाई, हमें अपना खुद का इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए, हमें ये मिक्स्ड कल्चर से मजा नहीं आ रहा है, हमें एक अपना अलग इंडिपेंडेंट चीज चाहिए। फिर आपस में भी ट्राइबल ग्रुप जो है वो लड़ने लगे, क्योंकि उनके रिलीजियस कंपोजिशन चेंज हुए, जमीन को लेकर विवाद होना शुरू हो गया ट्राइबल ग्रुप्स के बीच में। फिर पैसा नहीं है तो लड़ाई तो होगी होगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, गरीबी है, राइट। फिर पॉलिटिकल एलियनेशन, ज्योग्राफिकल डिस्टेंस होने के कारण यहाँ तक सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प नहीं पहुंच पा रही थी। बहुत सारे इश्यूज थे पहले के समय पर, जो आज की डेट में नई नई टेक्नोलॉजीज के थ्रू जो है वो रिजॉल्व होते जा रहे हैं लगातार। तो अब ये समय आ चुका है कि ठीक है भाई, इंसर्जेंसी अब यहाँ पे खत्म होगी और अब यहाँ पर डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। अब देखो आगे क्या होता है, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि 12वां हम लोग को सेटलमेंट देखने को मिला है। बट इसके बारे में एक जनरल सी आपको जानकारी होनी चाहिए। इससे पहले भी सरकार ने बहुत प्रयास किए शांति के, बातचीत करके काफी सारे पीस एग्रीमेंट साइन हुए, राइट। काफी सारी डेवलपमेंट स्कीम हुई, जैसे कि एक नया डिवीजन जो है वो शुरू किया गया नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए, प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि इस क्षेत्र में एजुकेशन लेकर आना, एम्प्लॉयमेंट लेकर आना। कल्चरल और सोशल इनिशिएटिव भी लाए गए, सांस्कृतिक और सामाजिक पहल भी काफी सारी लाई गई। यहाँ पर रीजनल लैंग्वेजेस को प्रमोट किया गया, फेस्टिवल को प्रमोट किया गया, राइट। कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम जो है वो लाए गए, आदान प्रदान किया गया सांस्कृतिक चीजों का। अब शांति को मेंटेन करने के लिए काफी सारे चैलेंजेस भी हम लोग को देखने को मिलते हैं, जैसे कि ट्रस्ट डेवलप करना बहुत जरूरी है। पता लगे उन्होंने सरेंडर किया, यहाँ पे उनको पकड़ लिया, राइट। तो वाली चीजें हैं, मतलब फिर प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो रहा, क्योंकि ये भी होता है ना, कई बार सरकार ने वादे कर लिया, वादे पूरे नहीं होंगे तो फिर से ये चटकेंगे तो फिर से दोबारा से चीज शुरू होगी। तो ट्रस्ट डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये एक फैक्ट था और ये कुछ बातें थी जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक, एक रीसेंट स्टडी पब्लिश होती है लैंसेट ग्लोबल हेल्थ के अंदर, क्या लैंसेट ग्लोबल हेल्थ में, जिसके अंदर यह बताया गया कि पूरे दुनिया भर में माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी बहुत ज्यादा है, पर्टिकुलरली आयोडीन, विटामिन ई, कैल्शियम, आयरन,
रिबोफ्लेविन, फॉलेट, ये फॉलिक एसिड जो जिसको हम लोग जो है वो बोलते हैं, तो इन सब की कमी बहुत ज्यादा है। स्टडी के अंदर ये एस्टिमेट जो है वो किया गया कि ये माइक्रो न्यूट्रिएंट का इनटेक 185 कंट्रीज के अंदर देखा गया, तो उसमें ये माना गया कि अलग अलग रीजन्स में, एक कंट्री के अंदर अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग एज ग्रुप में, डिफरेंट जेंडर्स में हम लोग को देखने को मिल रहा है कि कमियां नजर आ रही हैं लगातार माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, राइट। और जो कि एक पब्लिक हेल्थ चैलेंज हम लोग को देखने को रहा है, क्योंकि बॉडी में अगर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे, प्रॉपर विटामिन नहीं होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि बॉडी एक्टिव नहीं होगी। यस, बॉडी के अंदर वेरियस डेफिशिएंसी आएगी, मतलब बहुत सारी कमी आएगी, बॉडी का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा, ना फिजिकल होगा ना मेंटल होगा, एक थकान जैसी फीलिंग जो है वो होती रहेगी बॉडी के अंदर, क्योंकि आप प्रॉपर न्यूट्रिएंट विटामिन नहीं लोगे तो आपका माइंड सही तरीके से नहीं चलेगा, आप थकान फील करोगे, आप 100% एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं रहोगे चीजों में। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी डाइट के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, प्रॉपर विटामिन होने चाहिए। 5 बिलियन से भी ज्यादा लोग पूरे दुनिया भर में पर्याप्त मात्रा में आयोडीन, विटामिन ई और कैल्शियम का इंटेक नहीं कर रहे हैं। 4 बिलियन से भी ज्यादा लोग जो है वो प्रॉपर तरीके से आयरन, रिबोफ्लेविन, फोलेट, विटामिन सी इनका इंटेक नहीं कर रहे हैं। महिला जो है वो ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही है आयोडीन, विटामिन B12, आयरन, सेलिनियम, कैल्शियम, रिबोफ्लेविन, फोलेट जैसे मिनरल्स में। वाइल मेन के अंदर हम लोग को डेफिशिएंसी मैग्नीशियम, विटामिन B6, जिंक, विटामिन सी, विटामिन ए, थियामिन और नियासिन की देखने को मिल रही है। तो ये सब चीजें इस रिपोर्ट के अंदर बताई गई है। कंट्रीज साउथ एशिया के अंदर, सब सहारन अफ्रीका के अंदर, ईस्ट एशिया के अंदर, यहाँ पर बहुत कमियां, बहुत डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं, स्पेशली कैल्शियम के मामले में। जिन बच्चों की उम्र 10 से लेकर 30 साल, यानी जिन लोगों की उम्र 10 से लेकर 30 साल की है, वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। कंट्रीज जैसे कि मडागास्कर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यहाँ पर बहुत बुरी स्थिति नियासिन की डेफिशिएंसी में हम लोग को देखने को मिल रही है। इंडिया के अंदर प्रॉब्लम जो है वो सबसे ज्यादा चल रही है रिबोफ्लेविन, फोलेट, विटामिन B6, विटामिन B12 के मामले में। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई? वो ओवरऑल बॉडी के ग्रोथ के लिए, बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, हार्मोन के रेगुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है, एंजाइम के प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होती है। और इसकी अगर कमी के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारी बीमारियां लोगों को हो सकती हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी जो है वो विजिबल भी होती है और हिडन भी होती है। कई बार एक व्यक्ति की बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन नहीं है तो वो समझ में नहीं आएगा क्योंकि व्यक्ति न्यूट्रिशन वाला है कि नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति को हम देखते हैं कि उसकी बॉडी में फैट ज्यादा है, मोटा टाइप पे तो दिखता है, हेल्थ, तो उसको हम बोलते हैं कि यार हेल्दी, अच्छे खासे घर पे खाने पीने वाला है। बट मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, बोलते हैं ना, ऐसा भी आपने सुना भी होगा, मोटापा बीमारियों का घर है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस मोटापा सिर्फ दिख रहा है, वो फैट दिख रहा है, बट एक्चुअल जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है, जो विटामिन की आवश्यकता है, वो बॉडी के अंदर उस व्यक्ति के नहीं है। यस, अलग अलग प्रकार होते हैं माल न्यूट्रिशन के, मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूं, वास्टिंग, स्टंटिंग, अंडरवेट वाली कंडीशन, ये सब जो है वो देखने को मिलती है। इंडिया के माल न्यूट्रिशन स्टेटस की बात करें तो एक रिपोर्ट सामने आती है NFHS 5 की, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट 2019 से 21 तक का सर्वे किया गया था, जिसमें बताया गया कि हमारी कंट्री के अंदर 5 साल से कम की उम्र के 36% बच्चे जो है वो स्टंट है। 19% बच्चे जो है वो 5 साल से कम की उम्र के वास्टेड है, 32% अंडरवेटेड है। और इंडिया जो है उसमें दुनिया भर में सबसे ज्यादा वास्टिंग की प्रॉब्लम इंडिया में हम लोग को देखने को मिल रही है। इंडिया के अंदर चाइल्ड वास्टिंग रेट 18.7% सबसे ज्यादा है, दुनिया का हाईएस्ट। हमारे यहाँ कुपोषण की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, 194.6 मिलियन लोग जो है वो कुपोषित है, पूरे दुनिया भर में ये सबसे ज्यादा है। माल न्यूट्रिशन इंडिया के अंदर जो है वो 57% महिलाओं को अफेक्ट कर रहा है, 59% एडल्सेंट बच्चियों को अफेक्ट कर रहा है, 52.2% प्रेग्नेंट महिलाओं को अफेक्ट कर रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बहुत तेजी से काम कर रही है आयरन और फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स प्रोवाइड कराने में, हाई डोज विटामिन ए बच्चों को प्रोवाइड कराने में, सॉल्ट आयोडाइजेशन के लिए, आयोडीन डेफिशिएंसी को कम करने के लिए। फूड फोर्टिफिकेशन इंडिया के अंदर जो है वो चल रहा है। फूड फोर्टिफिकेशन पहले भी क्लासेस में कई बार पढ़ा चुका हूं, बताओ मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखकर क्या होता है ये फूड फोर्टिफिकेशन, बताइए। इंपॉर्टेंट मिनरल्स, विटामिन, ये सब चीजें जो है वो फूड फोर्टिफिकेशन के थ्रू प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इंडिया का इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम हमें देखने को मिल रहा है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हमारे देश में युवाओं को, बच्चों को, महिलाओं को पोषण प्रोवाइड कराना। माल न्यूट्रिशन के कारण बहुत बुरी स्थिति हो सकती है, ग्रोथ नहीं होगी, ना फिजिकल होगी ना मेंटल ग्रोथ होगी, बहुत सारी बीमारियां
के शिकार जो है वो बन जाओगे। मॉडल मृत्यु दर जो है वो काफी तेज हो जाती है माल न्यूट्रिशन की कमी के कारण। लोगों की प्रोडक्टिविटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। मेडिकल पर खर्चा जो है वो बढ़ने लगता है। माल न्यूट्रिशियस बच्चे जो होते हैं उनके पास सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट रेट्स देखने को मिलता है, क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आ रहा कि पढ़ाया क्या जा रहा है। तो ये पोषण की कमी के कारण हम लोग को देखने को मिलता है। अब पोषण का ही टॉपिक आया तो उसी से रिलेटेड राष्ट्रीय पोषण माह भी हम लोग देखेंगे 2024 का। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने रिसेंटली लॉन्च किया राष्ट्रीय पोषण माह 2024 धार डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के अंदर। इस कैंपेन की शुरुआत हुई थी 2018 में और ये पोषण अभियान का पार्ट है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि माल न्यूट्रिशन को पूरे इंडिया से खत्म करना, कुपोषण को पूरे इंडिया से खत्म करना। और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2024 में गोल्ड मिला है, राइट, पोषण ट्रैकर इनिशिएटिव के लिए। तो क्या है ये राष्ट्रीय पोषण माह? तो देखो यार, ये हर सितंबर में ऑब्जर्व किया जाता है। पोषण अभियान का ये हिस्सा है। इसमें मेनली जो है फोकस किया जाता है कि यार जैसे कि बच्चे, प्रेग्नेंट महिलाएं, लैक्टिंग मदर्स जो होती हैं, राइट, जो मदर्स अपने बच्चों को जो है वो दूध पिलाती हैं, स्तनपान करने वाली जो माताएं होती हैं, तो उनको उनमें प्रमोट किया जाता है कि वो बेटर डाइट लें, पहली चीज इस पर्टिकुलर मंथ में। दूसरी चीज, इस पर मेनली फोकस जो है वो किया जाता है कि हमें सुपोषित भारत यानी कि वेल नरिश्ड इंडिया को अचीव करना, ये हमारा गोल है। और राष्ट्रीय पोषण माह 2024 जो है ये बेसिकली एक पेड़ माँ के नाम के से भी शुरू हुआ है, यानी कि एक प्लांटेशन ड्राइव भी इसके साथ शुरू करी है, एक पेड़ माँ के नाम। क्या आप साथ ही साथ मदर्स के न्यूट्रिशन की भी बात करो और साथ ही साथ एफॉरेस्टेशन, पेड़ वगैरह भी लगाओ। थीम ध्यान में रखना, पोषण भी, पढ़ाई भी, टेक्नोलॉजी फॉर बेटर गवर्नेंस, एक पेड़ माँ के नाम। तो इन सब चीजों पर भी फोकस किया गया है कि पढ़ाई भी करो, पोषण भी लो, पेड़ भी लगाओ। देखो सब चीज इसके अंदर जो है वो इंक्लूड कर दी है। एनीमिया की मॉनिटरिंग जो है वो की जा रही है, ग्रोथ मॉनिटरिंग की जा रही है कि कितनी तेजी से ये सब चीजों पर काम हो रहा है। तो पोषण अभियान के बारे में हमने ऑलरेडी जो है वो चर्चा कर ही ली है। इसमें माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम मेनली फोकस जो है वो किया जाता है बच्चे जिनकी उम्र 6 साल तक की होती है, लैक्टिंग मदर्स, प्रेग्नेंट मदर्स, एडल्ट गर्ल्स। इसमें मेनली फोकस किया गया है कि हमें जो है वो हर साल 2% से स्टंटिंग रोकनी है, 2% से अंडर न्यूट्रिशन को रोकना है, 3% के रेट से एनीमिया को और 2% के रेट से लो बर्थ वेट को। तो 3% याद रखना, 3% साल की दर से हम लोग को एनीमिया को जो है वो खत्म करते जाना है महिलाओं में से। एनीमिया एक ब्लड की प्रॉब्लम, हम लोग को रेड ब्लड सेल की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और अडल्सेंट बच्चियों की जो बात हो रही है तो इसमें जो जितनी भी वुमेन और अडल्सेंट गर्ल है वो 15 से लेकर 49 ईयर्स तक की हम लोग को देखने को मिल रही है। और जो छोटे बच्चे हैं उनको उम्र 6 महीने से लेकर 59 मंथ्स तक की हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये फैक्ट भी ध्यान में रखिएगा। विलेज हेल्थ सैनिटेशन न्यूट्रिशन डे और फिर ICDS CAS कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी हम लोग को देखने को मिल रहा है मॉनिटर करने के लिए। तो इन सब चीजों पर भी टारगेट किया गया है। मोबाइल एप्लीकेशन लाई गई है पोषण ट्रैकर के नाम से मॉनिटर करने के लिए। रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही है आंगनवाड़ी वर्कर्स के थ्रू, राइट। 6 प्रकार के बेनिफिशियरीज इसके अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है, प्रेग्नेंट महिला, लैक्टिंग मदर, चिल्ड्रन, तो याद ही हो गया होगा आपको। ठीक है, अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। अवार्ड भी मिला है पोषण ट्रैकर के लिए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को, मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। DARPG डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस, इन्होंने ये अवार्ड जो है वो प्रेजेंट किया ई गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर, दैट्स इट। आयुर्वेद से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अब मुझे नहीं लगता मुझे आपको आयुर्वेद के बारे में बताने की जरूरत है, अभी तक आप में से काफी सारे लोगों को इसकी अच्छी जानकारी होगी। इसका मुझे वीडियो को पॉज करो अभी के अभी और कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर लिखकर बताओ कि क्या है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, दादा भाई नौरोजी के बारे में मुझे आप लोग को बताने की जरूरत नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। इनकी ड्रेन थ्योरी जो है वो बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, राइट। तो ये फैक्ट थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको। ड्रेन थ्योरी इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन को हाईलाइट करती है ये। ठीक है, अब आयुर्वेद से रिलेटेड ये एक मेंस का क्वेश्चन है, ट्राई करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो लिखने की। तो मैं उम्मीद करता हूं मैंने जितनी भी चीज आपको पढ़ाई आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलिए अब हम मिलेंगे आने वाले लेक्चर्स में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।